Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीसी नेट 2026 के बारे में। अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 6 जून को आपका एग्ज़ाम है। अभी आपको लास्ट के 10 डेज़ में कैसे तैयारी करनी है, कैसे रिवीजन करना है, क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं इतनी श्योरिटी दे सकती हूँ कि आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़े। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड उसके बाद मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ आपको सिंपली बस उन्हें फॉलो करना है। इतना काफ़ी है आपके सी नेट 2026 के लिए। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग देखो, अगर आपको भी मैं बोलूँ कि आपके पास 10 दिन है और उसके बाद आपका पेपर है, तो आप क्या करोगे? आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे इस टाइम पे। या तो आप अभी से सिर्फ ये सोचो कि 10 दिन बाद मेरा पेपर है, मैं क्या करूँ, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, या फिर मैं दिन भर टेंशन में रहूँ। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा ये है कि अभी मेरे पास 10 दिन है और इस 10 दिन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं रिवीजन कर सकता हूँ, मैं टेस्ट दे सकता हूँ, मैं उसको एनालाइज कर सकता हूँ और अपने जो वीक टॉपिक्स हैं, जो शायद पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, छूट गए थे, उनको भी मैं पढ़ सकता हूँ और देख सकता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है और कितनी मुझे तैयारी करने की ज़रूरत है, या इन 10 दिन में मैं और बेटर क्या कर सकता हूँ जो मैंने अभी तक पूरे साल में नहीं किया। तो ये 2 ऑप्शन रहते हैं सभी के पास। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। पहला वाला जिसमें सिर्फ डरना है और कुछ नहीं करना है, बस बैठ के सोचना है कि मेरा एग्ज़ाम है, और दूसरा जिसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आ जाए कि आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, या फिर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो भी आप पढ़ सकते हो, जिनसे एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हो, मल्टीपल टेस्ट दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। डेफिनेटली हम इस वीडियो में सेकंड ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि अभी 10 दिन है, तो 10 दिन में आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। फर्स्ट थिंग देखो, अभी आप ये चीज़ शायद आपको अभी तक बहुत अच्छे से पता चल गई होगी कि आपने कितना टॉपिक्स पढ़ लिया है, कितना आपने रिवीजन कर लिया है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको शायद आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मैंने कितना पढ़ लिया है, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ मैं वो भूल जा रहा हूँ, या फिर जब पढ़ता हूँ तो लगता है कि पढ़ लिया है, उसके बाद जब टेस्ट देता हूँ तो नंबर कम आ रहे हैं, अगर ऐसी वाली सिचुएशन आ रही है आपके साथ, तो आप एक चीज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको देना है टेस्ट। अगर आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम हो रही है कि पढ़ रहे हैं, याद हो जा रहा है, पर जब हम टेस्ट दे रहे हैं तो मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो गलत हो जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको टेस्ट देना है। एंड ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। यहाँ पे मैंने खुद से बनाए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट्स, और ये 5 प्रैक्टिस सेट्स हैं जिनको अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको बिल्कुल एग्जाम वाला फील आएगा। एग्जाम वाला फील कैसे? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न पे ही बेस्ड है। दूसरा, यहाँ पे आपको वही 140 मिनट मिलेंगे जो आपको एग्जाम में मिलते हैं, और टाइमर आपकी स्क्रीन पे चलता रहेगा। तो आपको उसी 140 मिनट्स के अंदर वो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। जब आप वो पूरा पेपर 140 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करोगे, जिसमें आपके सी नेट जैसे क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको ये तो पता चलेगा ही कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जाके सीधा पेपर ही दोगे तो वहाँ दिक्कत होगी, बट जब आप ये चीज़ पहले से कर लोगे कि आप बार बार टेस्ट दे रहे हो, उसी टाइम ड्यूरेशन में उतने ही टाइम को लेके कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके अंदर देखो, जब हम पहली बार एग्जाम देने जाते हैं तो आपको एक अलग टाइप की एंग्जाइटी, एक अलग टाइप का फियर फील होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या मैं ये पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं जाएगा, या फिर मैं ओएमआर शीट पे ऊपर नीचे फिलिंग तो नहीं कर दूंगा। तो ये वाली चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप पहले से टेस्ट दे रहे हो तो। ये फ़ायदे तो मिलेंगे ही आपको, साथ ही साथ में जो चीज़ें आपको बाकी टेस्ट के साथ शायद नहीं मिलती हैं, इसमें आपको मिलेगा सेक्शन वाइज एनालिसिस, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं। और उस सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बायोलॉजी है आपका, तो बायोलॉजी में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, तो वहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आपको ये रिलेटेड टॉपिक भी पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें पता चल जाएंगी। उसके साथ आपको एक PDF भी मिलेगा जिसमें डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स का। उसमें ये भी बताया जाएगा कि आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों गलत है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और क्योंकि मैंने इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे,
वो क्वेश्चन, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आप इसको लोगे तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको एग्ज़ाम वाला बिल्कुल फील आ जाएगा। तो या तो आप टेस्ट सीरीज़ परचेज कर लो। एंड सीरीज़ का प्राइस भी बहुत ही कम है, सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको 5 प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एनालिसिस भी मिल जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। एंड टेस्ट सीरीज़ की लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कम्युनिटी पोस्ट पे और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और इंस्टाग्राम के बायो में भी मिल जाएगी। अब वो लोग जो टेस्ट सीरीज़ नहीं परचेज करना चाहते या फिर उन्होंने पहले से कोई टेस्ट सीरीज़ परचेज कर रखी है, तो आप लोग अपनी उस टेस्ट सीरीज़ से प्रैक्टिस करो, बट डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। और जो लोग को लगता है कि मतलब उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो एक टेस्ट सीरीज़ ले सके, उनके पास 50 रुपये भी नहीं है, तो आप लोग यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यूट्यूब पे भी जो मॉडल पेपर्स होते हैं ना, उनको सॉल्व करवा रहे हैं। हालांकि जैसे आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि पेपर नहीं मिलता है, तो मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, बट काफ़ी सही क्वेश्चन करा रहे हैं काफ़ी लोग। जैसे मैंने अभी एक चैनल देखा था, मेड प्रेप विद अनुराग, तो वो काफ़ी सही क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और जो मैराथन क्लासेस चल रही हैं उसके लिए भी बहुत सारे बच्चों का डाउट रह रहा है कि अभी लास्ट के 10 दिन बचे हैं, तो क्या हम मैराथन क्लासेस ज्वाइन करें या फिर हम अपना जो थ्योरी पोर्शन है सिर्फ उसको रिवाइज करें। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दिन भर मैराथन क्लासेस ही ज्वाइन करनी है कि अभी इनका चल रहा है तो इनका ले रहे हैं, उनका चल रहा है तो उनका ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप दिन में 2 घंटे का मैराथन ज्वाइन कर सकते हो या फिर 2.5 घंटे का, उससे ज़्यादा आपको मैराथन अगर बहुत एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो कर लो, नहीं तो आपका जो थ्योरी पोर्शन है उसको रिवाइज करो और खुद से टेस्ट दो। ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप खुद से टेस्ट दोगे प्रॉपर टाइमिंग के साथ, OMR शीट के साथ, तो वो आपके जो नंबर इंक्रीज करेगा उसको कोई बीट नहीं कर सकता। लाइक आप चाहे मैराथन देख लो या फिर आप मॉडल पेपर जो यूट्यूब पे सॉल्व करवा रहे हैं उनको देख लो, बट जो आपका खुद से टेस्ट के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो अलग होगा, ठीक है। तो आपको टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। और जो थ्योरी की जो लोग बात कर रहे हैं कि हम थ्योरी रिवाइज करें या फिर नहीं करें, सिर्फ MCQ प्रैक्टिस पे रहें, तो आपको थ्योरी भी रिवाइज करनी है और MCQ प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। अब हम इसको साइड में करते हैं। अब हम आते हैं कि आपको लास्ट के 10 दिन में और कितना रिवाइज करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। सो लास्ट के 10 दिन में आपको क्या करना है, पहली चीज़ जो मैंने बताई है आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, और वो मॉक टेस्ट फुल लेंथ होना चाहिए, मतलब जिसमें पूरा सिलेबस हो, तो वैसा मॉक टेस्ट देना है। और सिर्फ टेस्ट ही नहीं देना है, टेस्ट के बाद ये भी देखना है कि कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक वीक है, कहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने शायद पहले नहीं पढ़े थे बट उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको पढ़नी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, देखो डिलीटेड सिलेबस से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसमें देख लो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप एटलीस्ट उनको तो पढ़ लो जो डिलीटेड सिलेबस है उसमें से। एंड नहीं पता है तो आप चैनल पे देख सकते हो, उसके लिए भी अलग से वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो डिलीटेड सिलेबस वाला डाउट आपका शायद क्लियर हो जाए कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, बट 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिलीटेड सिलेबस से, जो लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे प्रीवियसली बट अभी हट चुका है, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट देना है, पूरा एनालिसिस करना है कि कहाँ पे गलती हुई है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक को आप उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, जो अच्छे से क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। एक मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद आपको करना है रिवीजन। जैसे आपने मॉक टेस्ट दे लिया, उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो एंड देन फिर रिवीजन पे आ जाओ। एंड रिवीजन भी आप मॉक टेस्ट देने के बाद उस सब्जेक्ट का करो जो सब्जेक्ट आपको पसंद हो, क्योंकि ऑलरेडी आप टेस्ट दे के बैठोगे तो वो थोड़ा लाइक थकान हो जाती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वैसा सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको ईजी लगता हो, जो आपको पसंद हो, इंटरेस्टिंग पढ़ो ताकि पढ़ाई का जो है फ्लो बन जाए। कोई एक सब्जेक्ट उठा लो जो अच्छा लगता हो, उसको आप रिवाइज कर डालो। एंड ऐसे रिवाइज करना है कि अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप क्वेश्चंस के बेसिस पे रिवाइज कर लो। जैसे आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको ये तो अब धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया होगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो टॉपिक्स जो आपके बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उनको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करो। एंड एक दिन में कम से कम आप 3 से 4 चैप्टर रिवाइज करो, एंड वो भी 2 से 2.5 घंटे में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ताकि जो लास्ट के ये 10 दिन है ना, इनमें कम से कम आप 2 बार रिवीजन कर लो अपना जो भी सिलेबस है उसका, ठीक है। कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा आपने, फॉर एग्जांपल अभी आपने बायोलॉजी पढ़ी थी, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करो एंड जो टॉपिक्स या फिर जो चैप्टर आपने अभी पढ़ा है उसके आप क्वेश्चंस लगाओ। अब मॉक टेस्ट आप सुबह दे चुके हो, उसके बाद क्या करना है, आपको उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर बुक है तो बुक से कर लो, एंड अगर बुक नहीं है तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे डालो और आपको बहुत सारे उस पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन आपको करना है फिजिक्स। एक पहले सिंपल सब्जेक्ट पढ़ना है, इंटरेस्टिंग जो अच्छा लगता है, उसके बाद जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा कम पसंद है वो आप पढ़ लो। जैसे आपको केमिस्ट्री कम पसंद है या फिजिक्स कम पसंद है, या फिर बहुत लोगों को इंग्लिश कम पसंद होगी, तो जो आपका सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद आप वो सब्जेक्ट पढ़ लो।
तो क्या है कि अभी आपका फ्लो बना हुआ है तो आप वो सब्जेक्ट भी इजीली पढ़ सकते हो। एंड देखो, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में क्या करना है, एक बार सारे फार्मूलाज रिवाइज कर लो। जैसे जिन लोगों ने मेरी वाली टेस्ट सीरीज देखी है तो आपको लग रहा होगा उसमें कि फार्मूला है, क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल है, बट सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही है कि आप सिर्फ फार्मूला रखोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको सारे फार्मूलाज फिजिक्स में याद करने हैं, जितने भी आपको फार्मूला है 11th और 12th को मिला के। उसके बाद आपको थ्योरी वाला पोर्शन भी रिवाइज करना है। एंड देन आपको, जैसे मैंने बायोलॉजी के लिए आपको बताया कि 2 से ढाई घंटा पढ़ना है, फिजिक्स को भी आपको उतना ही टाइम देना है, 2 से ढाई घंटा। और जो आपके माइनर सब्जेक्ट हैं, जैसे सब्जेक्ट का वेटेज सभी का बराबर है, बट जो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड है इसको उतना टाइम नहीं लगता है आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में, तो आप उसको कम टाइम दो। जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश है, जिन लोगों को इंग्लिश टफ लगता है या उतना अच्छे से नहीं आता तो आप इंग्लिश के लिए 1 घंटा निकाल लो, बट जिन लोगों को इंग्लिश ठीक है हो जाएगा, ईजी सब्जेक्ट है, तो आप इंग्लिश को आधा घंटा पढ़ लो। वही सब्जेक्ट आप जो टाइम है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड को दे सकते हो कि आपको इंग्लिश 1 घंटा लग रहा है पढ़ने में, तो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड को 45 मिनट्स दे दो या 30 मिनट्स दे दो। और जिन लोगों को इंग्लिश लाइक इजी लग रहा है तो वो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड को टाइम दे सकते हो। इस तरीके से आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो, जैसा मतलब आपको सब्जेक्ट जो लग रहा हो उसके अकॉर्डिंग। फिजिक्स में सारे फार्मूलाज रिवाइज करने हैं, उसके बाद आपको सेम फिजिक्स में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो आप समझ लो कि आप 2 घंटे में तो आप अपना टेस्ट दोगे, उसके बाद 2 से ढाई घंटे में आपने बायो पढ़ी, एंड लगभग आपको 30 मिनट या फिर 45 मिनट्स लग जाएंगे बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। देन आप फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है आप उसको पढ़ो। एंड देखो, केमिस्ट्री में स्पेशली मैं बता दूं कि केमिस्ट्री में भी आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें सारे फार्मूलाज याद कर लो, ठीक है। और जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें ऐसा कुछ भारी भरकम रिएक्शन नहीं आती है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, कुछ बेसिक्स रिएक्शन है वही पूछी जाती हैं, तो वही आपको याद करनी है। एंड अगर आपको ये पता भी नहीं कि कौन सी रिएक्शन पढ़नी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैंने भेज रखी है PDF में, आपको मिल जाएंगी इजीली, तो आप उसको देख लो। अगर आपको लाइक समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या पढ़ें और क्या नहीं तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। और जो एटम्स हैं लाइक एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर और उनका मास नंबर वो भी आपको याद करना है, क्योंकि काफ़ी बार सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नंबर या फिर मास नंबर या फिर न्यूट्रॉन नंबर ये सब निकालने के लिए पूछ देते हैं उसमें क्वेश्चन में। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ो। एंड देन आपको करनी है केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या फिर जो फिजिक्स है आपका वो मतलब दोनों में से आप जो भी पढ़ रहे हो अपने अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। जैसे मेरा पर्सनल क्या है कि मुझे बायोलॉजी ज़्यादा पसंद है, उसके बाद मुझे केमिस्ट्री पसंद है, एंड फिजिक्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे मतलब उतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब सारे स्टूडेंट्स का ये अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता जितना पहले वाला सब्जेक्ट लग रहा था, उसके बाद वो दूसरा वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। एंड जब आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिर्फ रिलैक्स करना है 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे भी ले सकते हो, आपको जो मन कर रहा है वो आप खाओ पियो, फैमिली के साथ थोड़ा बैठो, अच्छा लगेगा, उससे स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप घर वालों के साथ बैठोगे, थोड़ा बातचीत करो, उनको बताओ कि मुझे कैसा लग रहा है या फिर मेरी तैयारी कैसी चल रही है, मुझे टेस्ट में कैसे नंबर आ रहे हैं, तो वो लोग भी आपको एनकरेज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये करना है। उसके बाद आपको जब रात को सोने से पहले मैं बता रही हूँ, जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आपका लाइक नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया और इंग्लिश हो गया, उसको आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड को ज़्यादा टाइम देना है या इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो एंड पढ़ सकते हो। एंड लास्टली सोते सोते आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट आपका छूट गया था, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी पढ़नी है, उसके बाद फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक पढ़ना है, देन मैंने आपको बोला नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश दोनों में से जो कम आपका मतलब जो सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको उतना अच्छा नहीं लगता है फिर उतना अच्छे से नहीं आता, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो। दूसरा सब्जेक्ट जो अच्छे से आता है उसको थोड़ा कम टाइम दे दो। एंड लास्टली सोते सोते जो ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने दिन भर में नहीं छुआ है, उस सब्जेक्ट को आप आधा घंटा या फिर 1 घंटा, अगर ज़्यादा थके नहीं हो तो 1 घंटा दे दो, अगर ज़्यादा थक गए हो तो आधा घंटा दे दो, बट उसको भी एक बार सुपरफिशियली रिवाइज कर लो, एटलीस्ट एक चैप्टर के आप नोट्स देख के सो जाओ। तो एक दिन में इतना ही करना है आपको, एंड डेली बस यही पूरा सर्कल आपको पूरा 10 दिन तक फॉलो करना है। आप देखोगे सिर्फ 5 दिन में आपका सिलेबस जो है एक बार कंप्लीट हो जाएगा, एंड लास्ट के 5 दिन में आपको वो सिलेबस दोबारा पढ़ना रहेगा, तो आपको उतना टाइम भी नहीं लगेगा। एंड देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो टॉपिक्स उनको अच्छे लगते हैं, अच्छे से आते हैं, वो क्या करते हैं बार बार उसी को पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें उसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। बट ऐसा
ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपको आ रहा हो, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा हो, उसी से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आएगा। अब वो टफ भी हो सकता है और इजी भी हो सकता है आपके लिए। तो आप ये देखो कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट है या फिर कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो आपको पढ़ना है, ना कि वो जो आपको आ रहा है। पहली गलती। दूसरी गलती ये कि देखो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक की ही क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इन द सेंस, बहुत सारे बच्चों को बायोलॉजी पसंद है तो वो दिन भर मैराथन क्लासेस देखेंगे तो सिर्फ बायोलॉजी। उसके अलावा किसी को इंग्लिश पसंद है तो वो सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, और कुछ को अपना फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है। तो वैसा नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है। बस वो 2 सब्जेक्ट को छोड़ के, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन दोनों में से 2 सब्जेक्ट हैं। दोनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छे से आ रहा है उसको आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हो, जो उतना अच्छा क्लियर नहीं है उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो। पर दोनों को मैं बता दूं, आपको 45 या 30 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट हैं जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जिनको आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, देखो बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये वाली बात बोली थी कि आपके पास 10 दिन है। आप सोच लो कि आपको क्या करना है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं बट हमें फिर भी डर लग रहा है। तो डर लगने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ आप पढ़ाई करो। और जब डर लग रहा है तो थोड़ा फैमिली मेम्बर से बात करो, जो आपको इंसान पसंद है, इन द सेंस आपका दोस्त हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकती हैं, या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। तो आप उससे बात करो, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो मोटिवेशनल टाइप के, जो आपको पसंद है। तो और अपने कॉलेज के, हो सकता है कि आपका कोई कॉलेज हो जो आपको पसंद हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको उसी कॉलेज में जाना है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाएगा उससे और डर भी थोड़ा कम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं कि डर लग रहा है तो अब हम पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के बैठे हैं, सिर्फ हमें डर लग रहा है, वो नहीं करना है। क्योंकि अगर आप वो करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई जो है वो सप्रेस हो जाएगी और दिक्कत लास्ट में आपको ही होगी। तो ये भी आपको नहीं करना है। और टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी हमसे ना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, हम टेस्ट दे रहे हैं तो बस टेस्ट ही दे पा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं तो बस वही कर पा रहे हैं, और अगर हम यूट्यूब पे क्लास लेने बैठ जाते हैं तो सारा टाइम उसी में चला जाता है। तो देखो, लास्ट के 10 दिन हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं और सबके पास ही 24 घंटे हैं। तो अब आप सोच लो कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल अलग है, सबके पास अपना अपना पर्टिकुलर काम है। अब हो सकता है कि जो काम मुझे है वो काम आपको ना हो, या फिर जो काम आपको है वो किसी दूसरे बंदे को ना हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है। जहाँ पे टाइम बचाया जा सकता है वहाँ पे बचाने की कोशिश करो, और जो अननेसेसरी के काम है, जो तुम्हें लग रहा है कि घर में दूसरा इंसान भी कर सकता है, छोड़ दो। 10 दिन के लिए मत करो। 10 दिन के लिए बोल दो कि मेरा पेपर है, मेरा पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं सारे काम कर दूंगा। तो अभी जहाँ पे टाइम बचाया जा सकता है वहाँ पे टाइम बचाओ। इंस्टाग्राम और ये जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं, इनसे 10 दिन के लिए दूरी बना लो। सिर्फ 10 दिन की बात है, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो तुम करना। कोई रोकेगा थोड़ी ना आके कि अभी तुम्हारा फिर से पेपर आ गया, तुम्हें फिर से पढ़ना है। तो ये वाली चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी बस खुद को 10 दिन के लिए कंट्रोल कर लो, और 10 दिन के लिए जितना अच्छे से पढ़ सकते हो, जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो। तो यही कुछ मेजर पॉइंट थे। उसके अलावा देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स, मेरा पता नहीं आप लोग ये सारे यूट्यूबर्स के साथ करते हो या फिर सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो आप लोगों को गाइड करते हो उनके साथ करते हो, कि आपके नंबर कितने आए थे, आपका कॉलेज कौन सा है। तो ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देती हूँ। एंड बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती रहती है कि आपके नंबर कितने। तो भाई मेरे देखो 127 नंबर आए थे 200 में से 2023 में ओबीसी कैटेगरी से। ये मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में भी बहुत सारे लोग पूछेंगे। और मैं अभी हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उरई जालौन में। तो देखो, सामने वाला अगर आपको कुछ बता रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ आता नहीं है या फिर उसको कुछ पता नहीं है। अगर मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, तो मैंने ये एग्जाम खुद से क्लियर किया, उसके बाद में बता रही हूँ। और दूसरी चीज़ कि मेरा एग्जाम हो चुका है, मैं 3rd ईयर में हूँ अभी आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि मैं कैसे एक गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँच सकता हूँ, या फिर मैं कैसे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ले सकता हूँ। आप ये मत सोचो कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे आपकी ही पढ़ाई अफेक्ट होगी। उसका तो जो चल रहा है वो तो चलेगा ही। ऐसा नहीं है कि आप बार बार पूछोगे तो उससे मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, या फिर मैं बता भी दूंगी तो उससे मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे पता है ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये अननेसेसरी चीज़ों में पढ़ने से बेटर है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और बाकी मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। उसके अलावा देखो, मार्क्स पे भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है।
तो कि हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे, तो हमें एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल कि जीएमयू मिल जाएगा, या फिर मेरा कॉलेज जीएमसी उरई मिल जाएगा, या कुछ लोग बोलेंगे कि हमें एसएन आगरा मिल जाएगा। तो देखो अभी तुम सिर्फ पढ़ाई करो, एक टारगेट लेके चलो कि तुम्हें 110 से ऊपर नंबर लाने हैं। 110 से ऊपर अगर तुम्हारे नंबर आ जाते हैं, तुम किसी भी कैटेगरी से हो, तुम्हें कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हें 110 नंबर से ऊपर में है तो मिल जाएगा। उसके अलावा जब कम नंबर आएंगे तब तो तुम्हें कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मिनिमम मार्क्स की बात करी जाए तो 100 प्लस लेके आओ, ताकि तुम्हें एक एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज भी 100 प्लस पे ही मिलेगा, तो वो भी मिल जाए। तो अब ये सारी चीज़ें जो शायद तुम एक एक करके पूछते वीडियो में, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें लास्ट में कवर कर दी हैं, ताकि अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट ना बचे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट देखो, अभी कुछ टाइम के लिए जैसे 1-2 बच्चे हैं जिनसे मैं बात करती हूँ पर्सनली, जो सीनेट एस्पिरेंट ही हैं, तो मैं देखती हूँ कि वो हर टाइम मेरा इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन ऑफ है, टेलीग्राम का भी ऑफ है। जब मैं वो पर्टिकुलर ऐप खोलती हूँ तभी मुझे वो दिखता है कि किसी पर्सन का मैसेज आया है। तो पर जब भी मैं मैसेज करती हूँ वो स्टूडेंट्स है ना हमेशा मुझे ऑनलाइन दिखते हैं। तो इतना ऑनलाइन भी क्यों ही रहना है आपको, आपका पेपर है, आप नेट ऑफ करके आराम से पढ़ाई करो। एंड इवन जो टेस्ट सीरीज़ है, मुझे लगता है मार्केट में मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन अवेलेबल है। इवन मेरी खुद की टेस्ट सीरीज़ ऐसी है जो आपको नेट खोल के लाइक डाटा ऑन करके उसको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब चीज़ों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जहाँ पे टाइम हो सकता है बचाओ, रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, और डेली एक मॉक टेस्ट दो। इतना काफ़ी है आपके सीनेट के लिए। एंड देखो डरो मत, जो लोग भी बोल रहे हैं कि हमें डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लगने से कुछ नहीं होता यार, तुम्हारी ही पढ़ाई ख़राब होगी। और जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो वैसे भी पढ़ रहे हैं, वो तो निकल ही जाएंगे पढ़ के। एट द एंड तुम अपना ही टाइम ख़राब कर रहे हो, अपनी ही मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हो, ये सोच के कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी पढ़ो, उसको तुम कवर कर सकते हो, वो चीज़ तुम हटा सकते हो अपने माइंड से कि मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, मैं पढ़ूंगा तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली। तो ये वाली चीज़ आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने साल भर पढ़ाई की और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी चीज़ है जिससे रिलेटेड आपको डाउट है, एंड अननेसेसरी का कमेंट मत करना, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है आप उसके लिए बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके अलावा आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पर भी मैसेज कर दो, जब मेरे पास टाइम होगा मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड जिन लोगों को भी टेस्ट सीरीज़ परचेज करनी है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।